sir. A very special good afternoon to everyone present here. सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल सर हरकीश सर और डॉक्टर कामना मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी. थैंक यू वेरी मच मैम एंड सर, पर मुझे मौका मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आज के हमारे चीफ गेस्ट दिनेश कुमार सर जो कि एसएनओ है हरियाणा एनएसएस सेल के, इनका इंट्रोडक्शन मैं देने जा रही हूँ. किसी ने कहा है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझो इंसान जबरदस्ती जिंदा है. तो सर एक ऐसे इंसान है जिनके चेहरे पर एक बार जोरदार तालियां सर के लिए. वैसे इसके अलावा सर 5 साल एनएसएस के इंचार्ज रहे हैं और 11 साल एनसीसी के इंचार्ज रहे हैं. जनवरी 2010 में सर के स्टूडेंट्स ने आरडी जो परेड होती है 26 जनवरी को, वहां पर सर के स्टूडेंट्स ने परेड करी और उसी टाइम पर सर आरडी कैंप के इंचार्ज थे. 2020 में एक ऐसा समय आया जिसके बारे में हमने कभी किसी ने नहीं सोचा था. कोरोना महामारी आई जिस वक्त सब परेशान थे, अपने बारे में सोच रहे थे, सिर्फ अपना बचाव करने के बारे में सोच रहे थे. ऐसे टाइम पर सर ने 3 बार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाए और इसके साथ ही 6 महीने तक उसी वक्त एज अ ड्यूटी मजिस्ट्रेट नीडी लोगों को, जिनको जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर राशन करके लिए. इसके अलावा सर के भट्टू जिले में 3 एनजीओ हैं जिसकी स्थापना सर ने की और उनको बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं. सोशल सर्विस बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं. 2004 से प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण किया जा रहा है सर के नेतृत्व में. एनएसएस वॉलंटियर्स और एनएसएस टीचर्स जो हमें करवाते हैं. और इसके अलावा सर इतिहास की 2 पुस्तकों के सह लेखक हैं. भट्टू क्षेत्र के 16 कैडेट्स जो कि सर के नेतृत्व में, जिनका सर ने नेतृत्व किया, वो 60 कैडेट्स आर्मी, पुलिस और ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं जो सर की वजह से 60 कैडेट्स हमारे देश को मिले. क्या ग्लोबलाइजेशन कोई यूरोप से आया हुआ ट्रेंड है या किसी अन्य देश ने दिया है? हम लोगों को एक बार पुनः विचार करना चाहिए. उपनिषदों में एक ब्रह्म वाक्य लिखा गया है, वसुदेव कुटुंबकम. ये वसुदेव कुटुंबकम अपने आप में बता देता है कि कहीं ना कहीं ये विचारधारा बहुत सकारात्मक रूप से भारत से ही निकली हुई होगी. क्योंकि जिस दौर में हमारे दिमाग में एक नैरेटिव सेट किया गया है, और हम देखेंगे कि जब अंग्रेजी काल के अंदर हमारे दिमाग में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि भारत तो बहुत पिछड़ा हुआ राष्ट्र था, भारत तो अति पिछड़ा हुआ था, गांव के अंदर रहते थे लोग. और कुछ इतिहासकारों ने जो भारत में नहीं आए उन्होंने तो यहां तक लिख दिया ये तो स्पेरों का राष्ट्र है. और एक बात को बार बार जब दोहराया जाता है हमारे दिमाग में भी वो ही चीजें सेट होती चली गई कि कहीं हम पिछड़े हुए राष्ट्र के निवासी तो नहीं है, जबकि हमारी जो संस्कृति है वो तो सदा से बहुत अमीर रही है. हम लोगों को एक बार पुनः विचार करना चाहिए. मैं अक्सर अपने एनएसएस के बच्चों से कहता हूं, बेटा चंडीगढ़ का नक्शा किसने बनाया? और हम बड़े चाव से हाथ उठा के कह देते हैं कि चंडीगढ़ का नक्शा तो एक यूरोपियन ने बनाया. फिर हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का इसका मतलब अध्ययन नहीं किया गया. अगर हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते और वहां के शहरीकरण को देखते, दुनिया की पहली शहरी सभ्यता हमारे देश में है. बिश्नोई साहब ने पूरा का पूरा उस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा कर दी. लेकिन एक बार पुनः हमें विचार करना चाहिए कि आखिर हम उतना अन्य राज्यों के ऊपर क्यों डिपेंड हैं. हमें अपने आप के ऊपर विचार करना चाहिए था. हमें तो सारा का सारा ज्ञान मिला था भारतीय इतिहास से. हमें बताया गया था शहर किस तरह से बसेगा. हड़प्पा मोहनजोदड़ो ने बताया हुआ है सब कुछ. नालियां कैसे होगी, गलियों में लाइट की व्यवस्था कैसे होगी, घर का दरवाजा कैसे खुलेगा, सब कुछ बताया गया था. हम बात करते हैं वैश्वीकरण. वैश्वीकरण के नकारात्मक सकारात्मक हर तरह के प्रभाव हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय इतिहास के अंदर 1-2 चीजें और देखें हम लोग. मैं डॉक्टर श्रुति रानी जी से और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा
कि वे प्रोफेसर नरेश मिश्रा जी को आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर रीना से, मैडम डॉक्टर रीना जी, आप प्रोफेसर एन.के. बिश्नोई जी को इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तो स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर वंदना वत्स और डॉक्टर प्रमोदा सुहाग जी से अनुरोध करूंगा। आदरणीय पवन गोनेवाला जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए डॉक्टर पवन गुप्ता जी, डॉक्टर विपिन गुप्ता जी, आदरणीय सुरेश कुमार, जिन शोधार्थियों को पीपी में चले जाए। बाकी यहाँ पर भारत ने सदा दुनिया को रास्ता दिखाया है और भारत सदा दुनिया को रास्ता दिखाता रहेगा। ग्लोबलाइजेशन जो है उसके मैंने आप लोगों को, अगर आपने मंच से देखा हो, मैंने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी कि भारत ने सदा ही ग्लोबलाइजेशन का जो सकारात्मक पहलू है वो दिया है। हम लोगों ने सदा ही वसुधैव कुटुंबकम का रास्ता दिया है लोगों को। लेकिन जब बात अन्य राष्ट्रों की है, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी परंपराएं हैं और उन परंपराओं का असर स्वाभाविक है कि इस दौर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आएगा। लेकिन उस दौर में जब आएगा असर तो वो समाज की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। लेकिन भारत रास्ता दिखाएगा, दुनिया को अब भी दिखा रहा है, आगे भी दिखाएगा। इन चीजों पर सरकारें अंकुश नहीं लगा सकती। ग्लोबलाइजेशन शब्द कैसा हावी हो जाता है, आम जनता उस तरीके से कैसे सुन अपने विवेक से देखिए, कहीं ना कहीं विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बच्चे का पहला टीचर कौन होता है? उसकी माँ, फिर उसका फादर, फिर अन्य टीचर्स आते हैं। माँ बाप ही सबसे बड़ा रास्ता दिखाता है। और स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर बच्चा कितनी देर रहता है, लेकिन आप ये देखिए टीचर का कितना प्रभाव होता है बच्चे के व्यक्तित्व पर। बच्चा अपने टीचर से सीखता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, समझे? तो वहीं पर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हम सभी की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है कि हम अच्छा ही ग्रहण करें और अच्छा ही देने का प्रयास करें। जैसे सेमिनार जो होते हैं, इनसे बच्चों का ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ के किस तरीके से भला हो सकता है? बच्चों का पूरा भला हो सकता है। देखिए अब यहाँ जो बच्चे बैठे थे वो सीखेंगे तो वो समाज में मैसेज भी देंगे। जो बात होती है, एनएसएस का जो बच्चा होता है ना, वो रैली निकालता है, सामाजिक जागरूकता के लिए रैली निकालता है। जब वो रैली निकालता है ना, कई बार कुछ साथी ये कह देते हैं यार रैली निकालने से क्या असर होगा, ये गली में गए, मोहल्ले में गए, नारे लगाए लोगों को जागरूक करने के लिए, नशा मुक्ति का, वोटर अवेयरनेस का, या जो भी है। उतनी चीज से धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है। हम अंधेरे से जब प्रकाश की ओर जाते हैं, थोड़ी लाइट भी बहुत असर दे देती है। तो ये तो देखिए बच्चा है, ये तो पूरे समाज को प्रकाशमान करेगा, ये भविष्य को प्रकाशमान करेगा और यही करेगा। इन्हीं से उम्मीदें हैं क्योंकि ये युवा है। मेरा मानना ये है, जैसे कि अभी उन्होंने कहा डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने, हम एक महाविद्यालय में हैं और मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, या जैसे कहा ना, हमारी संस्कृति में बहुत ताकत है, हमारी कल्चर में बहुत ताकत है और पश्चिमी चीज़ों को आने से रोकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उससे हम उसका भी एक असर होगा, लेकिन हमारी जो अपनी कल्चर है, अपनी संस्कृति है, उसमें भी अपनी ताकत होती है और धीरे धीरे उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करते हैं। मैं एक छोटी सी बात ये कहूँ कि जो एक सॉफ्ट पावर की जब हम बात करते हैं ना, तो यूएसए की हॉलीवुड का बड़ा असर आता है। तो हॉलीवुड के प्रभाव से पूरी दुनिया की अधिकतर जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो गई। लेकिन आपको मैं बताऊं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी है जो कि भारत की धीरे धीरे असर दुनिया में फैलता जा रहा है। तो जिससे ये पता लगता है कि हमारी चीज़ भी दुनिया में जा रही है। इस आदान प्रदान में भारत को और मजबूती मिलती है। अभी आप कल देखें, जो ग्रैमी अवार्ड होते हैं, जो इसके सबसे है ना सिंगिंग वगैरह का, तो उसमें हमारे जाकिर हुसैन साहब हैं, उनको वर्ल्ड का ग्रैमी अवार्ड मिला है कल, है ना। तो उनका जो ग्रुप बना, शक्ति के नाम से, ग्रुप का नाम भी शक्ति है उनकी, जो 5 लोग उसमें हैं, 3 इंडियन हैं, बाकी 2 लोग और हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट्स भी जिम्मेदार हैं। तो इस सेमिनार के थ्रू उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनकी समझ बढ़ती है, उनका थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग जब इश्यू की बढ़ जाती है। तो सभी यहाँ पे जब बातचीत कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होता मैं उन्हें समझाऊंगा या डॉक्टर दिनेश समझाएंगे। एक चर्चा के माध्यम से हम खुद ही ग्रहण करते हैं अच्छी चीज़ों को और उसका बेनिफिट होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो ग्लोबलाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं, उस बेनिफिट्स को कैसे हासिल करें वो स्टूडेंट को हम समझते हैं कि हमारा सक्सेस मतलब। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस सेमिनार में आप लोग भी आए और ये इतनी ज़रूरी है
क्योंकि बहुत लोगों को, मेरा तो ये दिल के बहुत क्लोज है ग्लोबलाइजेशन। जब भी आप लोगों से बात होती है मैं कहता हूँ कि ये लिखना बंद कर दो कि सुरेश गुप्ता विक्री वाले। सुरेश गुप्ता में संसार का आदमी है, ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब है। तो इस ऐसे प्रोग्राम से लोगों को पता चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। जैसे डिफरेंट वक्ताओं ने अपनी बातें कही, आज चाहे वो मेडिकल फील्ड है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, कल्चरल है, क्योंकि जब दूसरे को देखोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। उसका मैं एग्जांपल यही दे सकता हूँ जो आप साहब से पूछ रहे थे कि आज वर्ल्ड के किसी हिस्से में चले जाओ, भगवान कृष्ण के मंदिर हैं और अब राम के मंदिर होने जा रहे हैं। जैसे अबू धाबी में बहुत बड़ा मंदिर खुलने जा रहा है। आपकी इच्छा पाओ ना हो, लेकिन हमारी कल्चर को तो देख लो। तो इससे क्या होता है कि एक रास्ता खुलता है, लोगों का आना जाना बढ़ा। मैं चूँकि बिजनेस का आदमी हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि पहले देखने को नहीं मिलती जो चीज़ें, कंपटीशन नहीं था। आज अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनने लग गए, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट वर्ल्ड में उन्हीं की जगह। आज चाइना आगे क्यों घुसा कि हम लोग तो हिंदुस्तान में मजाक में उड़ा देते कि चाइनीज इसका भरोसा नहीं है, लेकिन आप जाइए जितने भी विश्व के बाजार हैं उसमें हर जगह चाइना ही दिखाई देता है। तो इस ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे सेमिनार होंगे कॉलेज लेवल पे, तो लोगों के ब्रेन खुलेंगे, लोगों को पता चलेगा कि बात क्या है, ये टॉपिक क्या है, बात